फेमिनिज्म टॉक्सिक ईगो हर्ट हुई ना, आओ अभी और भी होगी। सो बेसिकली फेमिनिज्म होता क्या है यार? देखो, फेमिनिज्म जो है ना, जिसके बारे में लोगों ने मिसकॉन्सेप्शंस बनाई हुई हैं कि यार ये कोई पागल औरतें होती हैं जो मतलब फजूल में मर्दों से हक मांगती हैं, या ये मतलब फजूल में ऐसी होती हैं जिनको शोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, या हकूक़ तो औरतों को मिले हुए हैं, ये और क्या हकूक़ मांगती है। इस तरह की बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन इस वर्ड के बारे में आती हैं। अब फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल जेंडर्स। सो ये अब इसका मतलब क्या, वो मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि औरतें और मर्द को हकूक़ मिले, ठीक है। अब लोग कहते हैं जी हकूक़ तो दिए हुए हैं, ठीक है, हकूक़ कहाँ पर है? तो ये हम आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ नहीं मिलते। अगर हम इस लफ्ज़ फेमिनिज़म को जो है ना, वो बुरा भला बोलने के बजाय इस बात पे गौर करें कि फेमिनिज़म जैसी तहरीक पाकिस्तान में चली ही क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि हमारे मुल्क में जो है वो औरतों को अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ा। तो शायद आज जो है हम इनके बारे में कुछ कर सकते, आज हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कर सकते होते। लड़की हो, औरत हो, बाहर जाओगी, लड़कों के साथ घूमोगी, पसंद की शादी, अल्लाह तौबा, लोग क्या कहेंगे यार। कभी घर से बाहर जाते हुए दम घुटा है? कभी अकेले सड़क से गुजरते हुए डर लगा है? कभी घर में रहते हुए भी अनसेफ फील हुआ है? कभी घर से बाहर जाओ तो ऐसा लगता है कि माशरा खा रहा है, लोगों की नज़रें खा रही हैं, एक्सरे कर रही हैं? नहीं ना, क्योंकि तुम मर्द हो। एक औरत जानती है कि क्या होता है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि औरतों को उनके राइट्स दिए जाते हैं, औरत मार्च ना करें, ये किस किस्म के ड्रामे हैं? इस सब के बाद भी आप लोग यही बोलेंगे? सो बेसिकली यार, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हज़ारों प्रॉब्लम्स है। मैं यहाँ बयान करना शुरू कर दूँ तो मतलब ये वीडियो घंटों की चल सकती है। तो इस वजह से मैंने जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाया है और उन पे बात करने की कोशिश करूँगा। इस अल्फाज को सुनकर हम सबको कुछ ना कुछ हो जाता है। ज़ैनब से लेकर मोटरवे केस तक का सफ़र, उसके आगे और उसके पीछे सब हमने साथ तय किया। हमें पता है हमारे मुल्क में रेप होता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे मुल्क में रेप होने के बाद इल्ज़ाम औरत पर ही लगाया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है कि भाई औरत ने कपड़े ऐसे पहन लिए थे, उसने ये कर दिया था। मतलब किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से हम किसी रेप को जस्टिफाई करते हैं। मोटरवे केस हुआ जी, औरत बाहर क्यों निकली थी इतनी रात को, ये हो गया, उसने कपड़े ऐसे पहने थे। मतलब हम लोग इस बात को नहीं देखते कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग छोड़ के कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम इस लानत पर काबू पा सकें। हवस की वजह से एक मर्द जब अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है, उस वजह से रेप होता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और ना ही इसको हम किसी तरीके से जो है वो गलत प्रूफ कर सकते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान में डेली के रिपोर्टेड, सिर्फ रिपोर्टेड 11 केस डेली रिपोर्ट होते हैं रेप के। लगभग पूरे साल में पाकिस्तान में कोई 22,000 रेप केस रिपोर्ट होते हैं। अब रिपोर्टेड केसेस ये हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ रिपोर्टेड केसेस हैं ये। हम लोगों में इतनी गैरत है कि हम कत्ल कर देते हैं, एक औरत को कत्ल कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उसने जी अपनी पसंद की शादी का इजहार कर दिया, उसने किसी लड़के से बात कर ली, हत्ता कि उसकी अगर डाइवोर्स भी होगी तो उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आज तक आई कि यार ये गैरत जो है कत्ल करने के बाद किस तरह वापस आ जाती है। एक फैमिली की ऑनर एक कत्ल करने के बाद किस तरह वापस आ जाता है, मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। फैक्ट्स की तरफ आए तो सिर्फ 2015 में 11,000 रिपोर्टेड गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है। रिपोर्टेड सिर्फ, क्योंकि फैमिली की बात होती है तो पुलिस तक जाती ही नहीं है। अगर रिपोर्टेड 11,000 हुए हैं एक साल में तो ओरिजिनल फैक्ट्स और फिगर्स किधर जाएं? मैं फिर कहता हूँ कि कौन से हकूक हम देते हैं जिन पे इतना नाज करते हो। There has been reported
1,000 honor killing cases occurring annually in Pakistan and about 20,000 rape cases over the period of 6 years reported to the police. اور ابھی تک ہمارا ملک اس معاملے میں چپ ہے. وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کا نام سر بلند کیا ہے، جبکہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کا ریپ کر کے ان سے ان کی زندگی چھین لیتے ہیں، ان سے ان کی عزت لوٹ لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایز یونائٹڈ اس کے خلاف سٹینڈ لیں اور جلد سے جلد ان وحشی درندوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے، تاکہ ہم پاکستان میں عورتوں کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کر سکیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو زندگی گزارنے کا بنیادی حق فراہم ہو. پتہ ہے پاکستان میں شاید 80% میرجز جو ہیں وہ فورسڈ ہوتی ہیں. لڑکی اگر اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے فضول القابات سے نوازا جاتا ہے. اسے کیا تو کیا بولا جاتا ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو ہم سب بنتے ہیں، مگر شاید اسلام پر عمل کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی کا کنسنٹ، ٹھیک ہے، ایک لڑکی کا رضامند ہونا اس شادی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کو آپ کسی شادی میں فورس نہیں کر سکتے ہیں. مگر یہاں پر اگر لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو یہ کہ اس لڑکی کا اس کی پسند کی جگہ شادی کرائی جائے، اس کے بجائے دوسری جگہ پہ جلدی شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ خاندان کا نام بچ جائے. وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر اسے نہیں کرنے دی جاتی، صرف اس وجہ سے کہ جی وہ باہر کے لوگ سوچیں گے کہ یہ اس نے تو پسند کی شادی کر لی. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حقوق دیتے ہیں، تو کدھر کے حقوق دیتے ہیں؟ جب ایک لڑکا اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، تو ایک ماں کیا کرتی ہے؟ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جاتی ہے. لیکن جب یہی بات ایک لڑکی کرے کہ اس کے گھر سے رشتہ آیا ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، میں نے آپ کی مرضی سے نہیں کرنی، میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، تو وہ تو اس کو تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی پسند سے شادی کرو گی. ہمارے تو اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے پسند کی شادی کا. اب 46% جو شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں دے آر فورسڈ، لڑکیوں کو زبردستی شادی کرائی جاتی ہے. اور فورسڈ کیا، چلو ایک 20 سال کی لڑکی کو 22 سال کی لڑکی سے زبردستی شادی کروا رہے ہیں، آپ 12-13 سال کی بچیوں کی زبردستی شادی کروا رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کدھر کا انصاف ہے؟ پر اگر ہم دیہات میں چلے جائیں تو عورتوں کو پڑھنے بالکل ہی نہیں دیا جاتا، مطلب اسکول ہی نہیں جانے دیا جاتا لڑکیوں کو. وہ اپنی ساری زندگی ایک چار دیواری میں گزار دیتی ہیں. اور اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی نہیں تو وہ اپنی جو آنے والی نسل ہے، اپنی آنے والی جو فیملی ہے جس کی اس کی تربیت کرنی ہے، وہ کس طرح کرے گی؟ ہمارے ملک کی زیادہ پاپولیشن عورتوں کی ہے، اور اگر ہم اسی زیادہ پاپولیشن کو گھر بٹھا دیں اور ان سے روٹیاں پکوائیں، ان سے روٹیاں توڑوائیں، ان کو پڑھائیں ہی نہ، تو ہمارا ملک کہاں جائے گا؟ ایجوکیشن از نیسیسٹی فار بوتھ بوائز اینڈ گرلس. اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں 56% خواتین ہیں جن کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، اور 44% مرد ہیں جن کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. جیسا کہ نسل بڑھانے میں عورت کا اہم کردار ہے اور ایک بچے کی تربیت عورت ہی کر سکتی ہے، اسی لیے مرد اور عورت دونوں کو ہی برابر رکھا جائے، اور تعلیم تو دونوں کے لیے ہی ضروری ہے. پاکستان میں 75% عورتوں پر جنسی تشدد ہوتا ہے، اور ان 75% عورتوں پہ 80% پہ ان کے اپنے شوہر تشدد کرتے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، عورت پر تشدد کرنا بہت زیادہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ایک مرد کے آگے. ایک ملک جس میں 75% عورتوں پر جنسی تشدد ہوتا ہے، اگر اسی ملک میں ہم آ کے بولیں کہ عورتوں کو حقوق ملتے ہیں، تو کہاں کے حقوق ملتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ایسے کیسز دیکھیں کہ گھر میں بھائی بہن کو مار رہا ہوتا ہے، باپ بیٹی کو مار رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہوتا ہے، انفیکٹ بیٹا اپنی ماں کو مار رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری تو کانسیپٹ ہی، ہمارے جو معاشرے کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی بیٹی بہن ماں کو مار رہا ہے اس کے گھر کا معاملہ ہے. یہ گھر کا معاملہ کیوں ہے؟ وہ عورت بیچاری کچھ کہہ نہیں سکتی، اسی لیے آپ کے گھر کا معاملہ ہے. اس طرح آپ مارے نا، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو مارے، اس کا شوہر تو اس کو جلا کے رکھ دے، راکھ کر کے رکھ دے، اس کو تو وہ قتل کروا دے. لیکن
डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कितनी लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती, और जिनको बढ़ने का मौका मिलता है उनकी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई होती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। उनके दिमाग पे असर होता है, सिर्फ मेंटली नहीं फ़िज़िकली भी उनको इतना मारा जाता है। Almost 70 to 90% of women in Pakistan are subjected to domestic violence. ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब आपकी 70 या 90 70 to 90% अवाम के अलावा जो बाकी 10% रहती है ना, आई एम श्योर कि वो किसी को बताती नहीं होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वो भी होती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं घर पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया होगा। एक बाहर का बंदा मारे वो बात है, लेकिन आप अपने घर में ही आप औरतों को सेफ नहीं रहने देते। एक औरत अपने घर में ही सेफ नहीं है। वो देखो अकेली बाहर जा रही है, इसका तो कोई चक्कर ही होगा। यूनिवर्सिटी गई, खराब हो गई है, ये कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये चीज़ें हमारी मुल्क में औरत को हमारी सोसाइटी की वजह से डेली सुननी पड़ती है। जी हाँ, ऐसे कोई फिजिकल हार्म तो नहीं होता, मगर मेंटली इंसान टॉर्चर हो जाता है। मैं किसी गलत को सही इधर प्रूव नहीं करना चाहता, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मगर अगर आपको एक लड़का सिगरेट पीता हुआ नजर आ जाए तो यार उसका फेल है, करने दो। मगर उसी जगह पे आपको एक लड़की नजर आ जाए, यार सिगरेट पी रही है, कैसी है, इसकी माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसी दी अभी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को गलत को सही प्रूव नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जजमेंट्स, हम लोग ताने बहुत जल्दी कसते हैं औरतों पे। हम लोग उनको जो है वो पता नहीं क्या समझते हैं कि वो तो कहीं परियां हैं, उनसे तो कोई गलत काम होना ही नहीं है। कल सोसाइटी में हर कोई जजमेंटल है। अगर बात कलर कम्प्लेक्शन की हो, बात ड्रेस की हो, बात फेयर कम्प्लेक्शन की हो, डार्क कम्प्लेक्शन की हो, लोगों को जज करना है। लोगों का काम है जज करना। अगर किसी बंदे को कोई कमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, अब हमें नहीं पता होता अगला बंदा किस सेंस में इसको ले रहा है। वो उसको अच्छे सेंस में भी ले सकता है, बुरे सेंस में भी ले सकता है। तो इस तरह लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ पहनते हैं, वो अपनी खुशी के लिए पहनते हैं। हम कोई नहीं होते उनको जज करने वाले। एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग, सो प्लीज काइंडली स्टॉप जजिंग पीपल। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि यार अगर एक जगह पे 1000 में से 100 चीज़ें या 100 बैनर ख़राब होना, तो उस 1000 को ख़राब नहीं करा दिया जाता। अगर 1000 में से 10 लोग ख़राब होना, तो उन तमाम 1000 को ख़राब नहीं करा दिया जाता। अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, अच्छे और बुरे लोग हर मूवमेंट में होते हैं, हर तहरीक में होते हैं। ये हम तक है कि हम उन अच्छों को सपोर्ट करते हैं या उन बुरों को सपोर्ट करते हैं। हम उन चंद की वजह से एक पूरी मूवमेंट को जो सिर्फ हक के बिना पर है, उसको हम ख़राब करार दे देते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़। जियो और जिए।